दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। दोस्तों, भारत के लिए इस तरह की बातें आप पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। हमें बार बार बताया जाता है कि हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर हर कोई आना चाहता है, एक ऐसा मार्केट जहां पर हर चीज की खपत करने वाला ग्राहक मौजूद है। लेकिन इन दावों की सच्चाई एक ऐसी रिपोर्ट ने रख दी है दोस्तों, जो इस बात की तस्दीक करती है कि इस देश में 90% जो जनसंख्या है, 90% जनसंख्या, उसकी हालत खराब है। दोस्तों, ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है और ये रिपोर्ट मोदी सरकार को न केवल आईना दिखाती है बल्कि निर्मला सीतारमण से सवाल पूछती है कि जो लंबे चौड़े बजट भाषण पढ़े जाते हैं इस देश में, उसका हासिल क्या है? जमीन पर वो चीजें उतर क्यों नहीं रही? क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि इस देश में 100 करोड़, जी 125 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं कि वो खर्च करें। एक्चुअली में इस देश को केवल और केवल 10% लोग चला रहे हैं। वो 10% लोग ही बाजार में जाते हैं, वो 10% लोग ही बाजार में सामान खरीदते हैं, खर्च करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी चल रही है। एक बहुत ही हैरान करने वाली ये रिपोर्ट है दोस्तों, जो इस देश की लचर अर्थव्यवस्था को एक आईना दिखाती है। वो आईना जो ये सरकार ना तो देखने को तैयार है और ना ही इस पर बात करने को तैयार है। दोस्तों, ब्लूम वेंचर्स की ये रिपोर्ट, जो कि अंग्रेजी में है, उसका हिंदी अनुवाद किया है आज तक ने, और इस दावा में बताया गया है कि ये जो 100 करोड़ लोग हैं इस देश के, मतलब 125 करोड़ में से 100 करोड़ जो लोग हैं, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये अपने लिए सुविधाएं खर्च कर सके। केवल इस देश में 13 से 14 करोड़ लोग हैं, करीब 15 करोड़ आप मान लीजिए। 10% लोग इस देश में हैं, जिसकी आबादी मेक्सिको के बराबर है। मतलब एक छोटा सा देश है मेक्सिको, जिसकी पूरी आबादी है, उतनी ही आबादी के लोग जो है अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। दोस्तों, ब्लूम वेंचर्स के इंडेक्स वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में ये बात सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि टॉप 10% लोग देश की 57.7% कमाई कंट्रोल करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 58% कमाई जो इस देश में हो रही है, वो जानते कौन कमा रहा है? इस देश का केवल 10% आदमी। मतलब वेल्थ, इस देश के संसाधन, इस देश का पैसा, इस देश में सारी सुख सुविधाएं इस देश के 10% लोगों के पास है। और दोस्तों, जो नीचे के 50% लोग हैं, मतलब जिनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो खर्च कर सके, उन नीचे के 50% लोगों की कमाई का जो हिस्सा है वो घट गया है। पहले 22.2% था, अब ये 15% हो गया है। मतलब जो गरीब था उसकी कमाई और घट गई है, जबकि अमीर जो है, अमीर बढ़े नहीं है, लेकिन अमीर की कमाई लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि अमीर बढ़ गए, पहले इतने करोड़ थे अब इतने करोड़ बढ़ गए। अमीरों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो अमीर थे ऑलरेडी, वो और अमीर होते जा रहे हैं। हालांकि इसी सर्वे में कहा गया है कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये सर्वे कहता है कि ये उभरते हुए ग्राहक है, मतलब ये खर्च करने को तैयार हैं, खर्च कर रहे हैं ये। लेकिन जमीन पर क्या इतना बड़ा ये खर्च कर रहे हैं कि ये पूरे के पूरे हमारी मार्केट को कंजम्पशन बेस बना दें, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था का चक्का चल पड़े? उसमें शंकाएं पैदा की गई हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंताजनक जो इस सरकार के लिए है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है, कि इस देश में जो खर्च करने वाले लोग हैं ना, उनकी तादाद लगातार कम हो रही है। देखिए, लिखा है इसमें, हाल के दिनों में लोगों की खर्च करने की ताकत कम हुई है, उनकी बचत भी तेजी से घट रही है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मतलब लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि पहली बात तो वो कर्ज ले लें, कर्ज ले लिया तो कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है, और हालत ये है कि जब कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है तो वो खर्च क्या करेंगे बाजार में? दोस्तों, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है ना, तो उसका जो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है वो रियल एस्टेट मार्केट होता है। रियल एस्टेट और ऑटो, ये दो सेक्टर हैं। जब भी भारत की इकोनॉमी बम बम करती है, शानदार करती है, रियल एस्टेट मार्केट एक बूम पकड़ता है, और वैसा ही बूम ऑटो सेक्टर में आता है। क्योंकि जब आदमी के पैसे बचते हैं तो उसको लगता है बाइक में परिवार को ले जा रहे हैं, एक छोटी गाड़ी खरीद लेते हैं। इस सर्वे में बताया गया है कि वो आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है। इस सर्वे में बताया गया है कि पिछले 5 साल में रियल एस्टेट की जो कुल बिक्री है अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो 40% से घटकर 18% हो गई है, 18%, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। दोस्तों, अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब वो घर जो आप और मैं खरीदते हैं, 50-60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए का, बड़ी मुश्किल से एनसीआर में एक छोटा 2 कमरे का घर, जिसकी ईएमआई महीने की कम से कम 27-28 हज़ार होती है, वो ईएमआई भरने लायक एक परिवार जब अपने आप को मानता है। हालांकि इसे भी अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं कहा जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग एक्चुअली में होता है कि 25-30 लाख 40 लाख का कोई घर खरीदे, लेकिन 25-30 लाख 40 लाख का तो क्या ही घर मिलेगा एनसीआर में, आप जानते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा करती है, ये जो सेगमेंट है, जो छोटे घर खरीदते हैं, जो बेचारे छोटे परिवारों में हैं, वो
घर खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ रही होती है, उनकी सेविंग्स बढ़ रही होती है। तो जब भी आदमी की आमदनी बढ़ती है और बैंक में उसका पैसा जमा होता है, वो सोचता है बैंक में पैसा रखा हुआ है, इसको कहीं प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, जमीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं, छोटा सा घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन इस सर्वे में बताया गया है कि वो लोग जो छोटे छोटे घर खरीदते थे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास का जो आदमी था, वो अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने को राजी नहीं, क्योंकि घर तो वो तब खरीदेगा ना जब वो इस लायक अपने आप को समझेगा कि वो ईएमआई चुका दे, और ईएमआई चुकाने का पैसा तो तब आएगा ना जब उसके अपने खर्चे पूरे होते हैं। घर खरीदने की हिम्मत आदमी तभी करता है जब उसको ये लगता है कि वो अपने बच्चों का अपना सर्वाइवल पूरा करके थोड़ा पैसा बचा रहा है, तो जो पैसा बचा हुआ है उससे घर की ईएमआई चली जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये रिपोर्ट बताती है कि लोगों की हालत ऐसी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में एक्सपीरियंस इकोनॉमी का जलवा बरकरार है। आपने देखा होगा इन दिनों बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं हमारे देश में, जैसे कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट हुआ, एड शीरन का कॉन्सर्ट हुआ, उसके टिकट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, हजारों में लाखों में लोग वहां पहुंच रहे हैं और उसके टिकट खरीदने वालों की भी तादाद बहुत ज्यादा है। अचानक से 2-3 करोड़ की गाड़ियां खरीदने वालों की तादाद भी, मतलब ये जो 2-3 करोड़ की गाड़ियां खरीदते हैं, 15-15, 20-20 करोड़ के घरों में रहते हैं लोग, ये जो महंगे महंगे कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, इनकी आमदनी में कोई फर्क नहीं आया है। इनके पास पहले भी पैसा था, ये अब भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों यही वजह है कि सरकार ने ये जो 12 लाख सालाना आमदनी वाले लोग थे, इनको टैक्स में छूट दी, क्योंकि ये इस तरह की रिपोर्ट्स तो सरकार के पास पहले पहुंच जाती हैं। सरकार के बात समझ में आ गई है कि अब अगर आप मिडिल क्लास के हाथ में पैसा नहीं देंगे और वो खर्च करने बाजार नहीं निकलेगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था का जो चक्का है वो बिल्कुल बैठ जाएगा, और अर्थव्यवस्था का चक्का अगर बैठ गया तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार लोगों की जेब में पैसा दे रही है कि चलिए आप इनकम टैक्स मत दीजिए, इतने आपको इनकम टैक्स में राहत मिल जाएगी, आप इससे दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए, कहीं आप पैसा लगा लीजिए, बाजार में जाइए, खर्च कीजिए। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इसका भी बहुत बड़ा परिणाम दिखेगा निकट भविष्य में। इसमें भी शंका इस रिपोर्ट में पैदा की गई है, क्योंकि इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 में भारत का जो प्रति व्यक्ति खर्च था, मतलब एक आदमी ऑन एन एवरेज जो खर्च कर रहा है वो $1493 कर रहा है। वहीं चीन में 2010 में $1500 से ज्यादा वो खर्च कर रहा था। मतलब 2010 में जो चीन की अर्थव्यवस्था की हालत थी, हम उस वक्त यहाँ 2023 में थे। मतलब हम कितना पीछे हैं खर्च करने में चीन के। और तो और दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। मतलब वो लोग जो छोटा मोटा कर्ज लेकर अपना छोटा मोटा काम शुरू करते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, इसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, वो कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं कि वो कर्ज लौटा पाए। तो बैंकों पर वो कर्ज लगातार एनपीए बनकर उभर रहा है। मतलब बैंकों से कर्ज लेने के बाद वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं वो चुकाने के लायक नहीं है। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक तरह से तबाह हो रही है। मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं कि वो खर्च करे, और केवल 10% लोग हैं इस देश के, ओनली 10% जो एक्चुअली में देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। यही लोग हैं जो पैसा खर्च कर रहे हैं, यही लोग हैं जो सारे सुख सुविधाएं ले रहे हैं, और सारे संसाधन इन्हीं लोगों के पास हैं। और तो और दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन में भी भारी गिरावट आई है देश में। दोस्तों अक्टूबर-दिसंबर 2024 की तिमाही में माइक्रो फाइनेंस लोन का डिस्ट्रीब्यूशन 35.8% से घटकर 22,091 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास कुल 1,42,695 करोड़ रुपए की एसेट है, जो 2023 से 0.1% कम है। मतलब आप कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास एसेट की कमी है। वो या तो एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर उनको ये पता है कि इन्वेस्ट करके उनको कुछ हासिल नहीं मिलने वाला, उसका कुछ उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ये है इस देश की हकीकत। अब आप समझे कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप बात बात में मोदी और भारत की बाह मरोड़ रहे हैं, क्यों बात बात में मोदी और भारत को आंख दिखा रहे हैं, टैरिफ के धमका रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया, देखिए ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, पूरी दुनिया इसको देखती है, एनालाइज करती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला मुल्क हो सकता है, लेकिन जनसंख्या होने और उतने ही सारे लोग खर्च करें बाजार में, इन दोनों में बहुत फर्क है। दोस्तों अगर फर्क ना होता तो भारत सरकार को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ता? बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन में हैं, उस देश की इकोनॉमी की हालत यह है कि केवल 10% लोग इकोनॉमी चला रहे हैं, वही खर्च कर रहे हैं, और 50% से ज्यादा संसाधन भी उन्हीं के पास हैं। मतलब एक्चुअली में इस देश में जो ज्यादातर भीड़ है, या तो वो सरकार के मुफ्त राशन पर पल रही है, या फिर उनके घर में
2-3 किश्तें लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं की आ रही हैं, जिसकी वजह से उनका घर चल रहा है। बहुताया जो देश में जनसंख्या है, उसके पास इतना पैसा ही नहीं कि वो फालतू खर्च कर सके। अपनी जरूरत पूरा करने में उसका सारा पैसा जा रहा है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमीरों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन अमीर लगातार बढ़ रहे हैं। अमीरों की कमाई में कोई फर्क नहीं आया है। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है 2008 का वो दौर जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। महामंदी के दौर में पूरी दुनिया थी और अमेरिका के बैंक धड़ाधड़ दिवालिया हो रहे थे, लेमन ब्रदर्स। उसके बाद पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर छाया था। क्या आप जानते हैं, उस वक्त भारत का रियल एस्टेट बूम पर था। उस वक्त जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बट्टा बैठा हुआ था, भारत के रियल एस्टेट में, खास तौर पर एनसीआर में, क्योंकि मैं रहती हूँ, शुरू से ही रही हूँ, एनसीआर का रियल एस्टेट सेक्टर ने जो बूम देखा ना बड़े स्तर पर, जब लोगों ने घर खरीदे, मिडिल क्लास लोगों ने घर खरीदे, वो वही दौर था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की नीतियों की वजह से हम न केवल आर्थिक मंदी से बचे, बल्कि हमारे ऑटो सेक्टर ने और रियल एस्टेट सेक्टर ने एक बड़ा बूम भी देखा। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, वो डराने वाले हैं। अब कोई सरकार अगर सीना ठोक कर इस बात पर गुमान करती है कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर पाल रही है या लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं के जरिए वोट मांग रही है, तो एक्चुअली में वो उसके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, डर की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश में 90% आदमी खर्च ही नहीं कर रहा, तो फिर देश का पहिया, इकोनॉमी का पहिया, तो इसका मतलब रुका हुआ है। यही वजह है कि जीडीपी का जो अनुमान है भारत सरकार का, वो भी कम हुआ है। और अगर यही हालात रहे दोस्तों, तो विकसित भारत का जो साल 2047 का सपना मोदी जी देश को दिखा रहे हैं, वो 47 तक सपना ही रह जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।